इश्तियाक अहमद जी, आपने आपका स्कूल एजुकेशन पाकिस्तान के लाहौर में किया और बाद में आप स्वीडन में गए। वहाँ पर आपने कुछ एजुकेशन भी किया और पढ़ाया। तो प्रोफेसर के नाते आप वहाँ पर स्वीडन में काफी साल तक रहे, करीबन 50 साल तक आप वहाँ पर रहे हैं। और अभी आप भारत में, इंडिया में आए हैं, कुछ दिन यहाँ पर रहने वाले हैं। आप पूना में आए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के बारे में हम काफी कम जानते हैं। तो हमको ये जानकर दो बातें हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आने के बाद आपको हमारा मुल्क कैसा लगा, हमारा देश कैसा लगा, और बाद में आपने जो आपके बचपन में पाकिस्तान देखा है और बाद में भी देखा, वो दोनों आप बातें आप हमारे सामने जरूर रखें। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि आपने यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमारा जो मुल्क देखा, उसके बारे में आपको क्या लगा, कैसा लगा और कैसा आप महसूस करते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक तो मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे आके, और मेरे आने की वजह ये थी कि मेरी जो किताब है, जिना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, वो छपने के बाद हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में उस पर बहुत लोगों ने लिखा, रिव्यूज, अटेंशन। और साथ साथ मैं बहुत देर से अब अपनी वीडियो चैनल है मेरी, तो मैं वीडियोस बना के भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टीशन की बैकग्राउंड और आजकल की सियासत जो है, कंटेम्प्रेरी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे काम करता हूँ। तो मुझे वसंत विख्यान माला जी, जो एक आपकी फाउंडेशन है नासिक में जी, उसने दावत दी कि आप आए और यहाँ पे जो आपके ख्यालात हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बजाय कॉन्फ्लिक्ट के कोऑपरेशन का माहौल हो, तो आप अपने ख्यालात का इजहार करें। जी। तो जो टॉपिक दिया गया वो ये था, द टेल ऑफ टू ब्रदर्स लॉस्ट इन अ फेयर, इंडिया पाकिस्तान सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरीज एंड व्हाट नीड्स टू बी डन बिटवीन देम। तो ये पूरी मेरी आने की वजह ये थी कि मेरी जो पीस के मुतल्लिक ख्याल है कि इससे ज्यादा फायदा बजाय कॉन्फ्रंटेशन के, तो फिर मैं यहाँ पे आया। और 9 मई को मेरी पब्लिक वो जो थी, उन्होंने बताया कि 100 साल हो गए हमें ये करते हुए, तो द 100th ईयर, सेंटेनरी ईयर पे हम आपको बुला रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज, बहुत बड़ा ऑनर था। यहाँ पे पहले महात्मा गांधी बोल चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सरदार पटेल, जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल के बड़े नाम हैं। तो इनके होते हुए मुझे बुलाना जो है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की वजह है। और जब से मैं आया हूँ, जैसे मैं अभी 9 हफ्ते पाकिस्तान में रह के आया हूँ, जनवरी के मिडल से लेके 17 मार्च तक, वहां पे भी मुझे वो क्या कहते हैं, प्रिवेसी, यानी अपनी प्राइवेट लाइफ मेरी कोई थी नहीं। इतने लोग मिलने आ रहे थे जी, और मेहर उससे ज्यादा मेरे पे इंडिया में ज्यादा वो रिसेप्शन है। तो जहां भी मैं जाता हूँ, लोग कहते हैं हम आपकी वीडियोस देखते हैं, और कईयों ने मेरी किताबें भी पढ़ी होगी। तो कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि मैं पूरा दिन यहाँ पे बस बैठ के तो गप्पे करूं या कुछ करूं, कहीं ना कहीं मुझे बुलाया होता है। और आज आपने मुझे बहुत ये ऑनर दी है कि साधना, जो कि इतना पुराना एक आपका पब्लिशिंग हाउस है जी, वहां पे दावत दी है। इसी तरह नासिक में कई महफिलें हो चुकी हैं जी, और मुंबई में गया था तो वहां पे भी महफिलें हुई हैं, और अब मैं पुणे आया हूँ तो आपसे मुलाकात हो रही। जी, जी, जी। यहाँ पे आके मैंने क्या देखा जो मुझे सबसे पॉजिटिव लगा है, वो तो ये है कि नासिक से यहाँ तक का रोड वेरी वेल डेवलप्ड, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है जी, और आपकी इंडस्ट्रियल
जो प्रोग्रेस है ना वो नजर आ जाती है। तो ये आपकी बड़ी कामयाबी है। दूसरी कामयाबी कम से कम आपके 2-3 शहरों में जहां मैं जा चुका हूँ, तो फीमेल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आजाद हैं। अकेली लड़कियां फिर सकती हैं, जो मर्जी वो ड्रेस पहनना चाहे वो पहन सकती हैं। मैंने बुरके में भी देखी लड़कियां, हिजाब में भी देखी, वेस्टर्न ड्रेस एंड साड़ीज एंड ऑल दैट। तो ये आपकी एक दूसरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तीसरी, जो मैं महफिलों में लोगों से मिला हूँ, तो मुझे लगता है कि बिकॉज एजुकेशन पे यहाँ बहुत जोर दिया गया है, तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और महाराष्ट्र में कम से कम कई अखबार सुबह के घर आ जाते हैं लोगों के पढ़ने के, जो बाकी दुनिया में मुझे लगता है कम हो गया है। तो इस एतबार से ये तो है पॉजिटिव चीज है। नेगेटिव अभी तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। जो आपकी इंटरनल सियासत है उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, वो आप लोग बेहतर जानते हैं। सवाए मेरा एक मैसेज हमेशा है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन आपको बेस्ट गारंटी देती है आज़ादी की भी, हर किस्म की, मजहबी आज़ादी भी, प्राइवेट लाइफ की आज़ादी भी। इसको बढ़ाएं बजाय इसको रिस्ट्रिक्ट करें। ठीक है जी। तो ये एक मैसेज है जो मैं एज अ फ्रेंडली ऑब्जर्वर दे सकता हूँ। ठीक है जी भाई, थैंक यू। आपने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे जो फ्रीडम फाइटिंग के जो लीडर्स थे, उन्होंने जिस तरीके से इस मूव को आगे दिया है, तो यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज एक सेटल हुए हैं। जमहूरियत यहाँ पर ठीक है, जो दूसरे देशों में इतना आसानी से टिक नहीं सकी। तो आपने जो ऑब्जर्व किया बिल्कुल सही है। और एक डेमोक्रेटिक माहौल अभी भी यहाँ पर है। कभी कभी उसमें कुछ कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। मैंने जो आपको और एक सवाल पूछा था कि आप बचपन में भी आप पाकिस्तान में करीबन आपका पूरा स्कूल एजुकेशन 23 साल तक आप वहाँ पर 25 साल तक थे, तो उसके बारे में आप कुछ कहना अगर चाहोगे कि आपको क्या क्या लगा उस जमाने में पाकिस्तान में? देखिए, उस जमाने का पाकिस्तान जो है ना, मसलन मेरी पैदाइश 47 फरवरी को है, तो 50s में और 60s के मिडिल तक तो पाकिस्तान में लग रहा था कि तरक्की हो रही है। कम से कम वेस्ट पाकिस्तान में और लाहौर में हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्री बन रही थी, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी फ्लरिशिंग थी। बल्कि हिंदुस्तान में वो चाहते थे पाकिस्तान का कपड़ा आए। ठीक है, लेकिन 65 वॉर के बाद वो जो थी ना हमारी, जिस तरह आपकी वो कंटिन्यूअस है जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, अब एडवांस्ड हाई टेक की तरफ आप जा रहे हैं, वो हमारा फेस डिस्टर्ब हो गया। तो लेकिन 70s तक वो बड़ा एक फ्रेंडली पाकिस्तान था जी। जो हिप्पीज आते थे ना नेपाल जाने के लिए, वो लाहौर की तरफ से होके जाते थे जी। तो उससे तो यही लगता है कि पीपल के बहुत बड़ी बड़ी तादाद में हिप्पी आ रहे हैं, जा रहे हैं जी। ये सारा मसला जहाँ पे खराब हुआ है वो मैं बार बार समझाता हूँ कि कोल्ड वॉर के दौरान मुसलमान ममालिक के अंदर ये वेस्टर्न स्ट्रेटजी ये थी कि यहाँ पे सोशलिज्म, कम्युनिज्म, सेकुलरिज्म, रैशनलिज्म को रोका जाए जी, और इसकी जगह इस किस्म के आइडियाज को रोकने के लिए आप इस्लामिक मूवमेंट्स को सपोर्ट करें। आप देखें हर जगह पे उन्होंने इसी किस्म की हरकतें की। जहां जहां नेशनलिस्ट मुसलमान थे, यानी मुसद्दक ईरान में, इजिप्ट में जमाल अब्दुल नासिर, और इस तरह करते हुए उन सबको कॉर्नर किया गया और इंतहा पसंदी यानी एक फंडामेंटलिस्ट किस्म के इस्लाम को प्रमोट किया गया। तो अफगानिस्तान तो उसका सबसे बड़ा वही मैं बता रहा हूँ, ये सारी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने वहाँ पर इंटरवेंशन किया और वहाँ पे पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। राइट। तो पाकिस्तान जब उसमें इन्वॉल्व हो गया जी, उसके बाद जो है वो फंडामेंटलिज्म को वहाँ पे देखे 400 सिर्फ मदरसे थे उससे पहले जी। और मदरसे आप भी जानते होते थे कि
आने वाली जनरेशंस के लिए मौलवी तैयार करते थे जी। एक कोई मर गया तो उसकी जगह वो आ जाएंगे। जब ये अफगान सो कॉल्ड जिहाद हुआ तो वही मदरसे 20,000 हो गए, अब सुना 40,000 हो गए हैं, जहाँ पे वो कम से कम 89 तक और उसके बाद भी तालिबान दौर तक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज दी गई। देखिए, अब जब एक दफा एक्सट्रीमिज्म को आप सोसाइटी में ले आए तो वो फिर एक आइडिया नहीं रहता, वो एक किस्म की कॉन्शियसनेस बन जाती है जी। और उस कॉन्शियसनेस में से फिर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। हमारी जो थोड़ी सी लिबरल ट्रेडिशंस थी ये वो खत्म हो गई। अलबत्ता एक और बात, मेरे पाकिस्तान में रहते वक्त भी जमहूरियत कभी कायम नहीं हो सकी जी। और जमहूरियत इसलिए कायम नहीं हो सकी कि मिलिट्री पावर में आना चाहती थी, पॉलिटिशियंस के पास कोई विजन नहीं थी और उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का, हालात का बहुत बुरा हाल किया था, इसलिए पहला मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ और वो मिलिट्री इंटरवेंशन लोगों ने वेलकम किया। लगता था पाकिस्तान टूट जाएगा। बाद में फिर जब एक दफा मिलिट्री आ जाए, सिविलियन उसमें और उसका हिस्सा बन जाए, तो फिर उसके बाद मिलिट्री का ना एक रोल बनता गया। लेकिन शुरू से ये पहले दिन से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था। उसमें हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी वो क्या कहते हैं लैक ऑफ विजन जो है वो बुनियाद बनी जी। तो मेरे जाने तक भी डेमोक्रेसी का वहां पे वो नहीं हो सका, लेकिन सोसाइटी जनरली अभी लिबरल थी। हम इंडियन फिल्में देखते थे, पाकिस्तानी भी बड़ी जबरदस्त फिल्में बनती थी, तो दैट वाज द टाइम मेरे जाने से पहले। राइट। हालांकि अभी भी मैं देखता हूँ कि जब मैं लाहौर में गया था 2004 में गया था जी, तो काफी वहां पर लोग लिबरल भी मिले। इतना रिप्रेशन होने के बावजूद भी एक अच्छी सोच रखने वाले काफी लोग थे, अभी भी है मेरे ख्याल से। खैर, लेकिन अभी आपने जो ये पूरा एक फंडामेंटलिज्म और ये जो डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए इवन वेस्टर्न कंट्रीज भी किस तरीके से करती है, ये सारी मुद्दे आपने रखे, तो ये सिर्फ पाकिस्तान या अफगानिस्तान तक लिमिट नहीं है, उसका पूरा ग्लोबल एक ग्लोबल है कि जो हम इराक में देखते हैं, येमेन है, सीरिया है, वहां पर भी जिस तरीके से हो रहा है और ISIS जिस तरीके से उभरा है यहाँ जी जी बिल्कुल ऐसे। तो उसके बारे में भी मुझे लगता है कि काफी एक चिंता का, एक फिक्र का विषय, और इसको किस तरीके से रोका जाए इसके बारे में आप भी सोचते होगे, हम भी सोचते होगे। तो ये सारी बात को आप किस तरीके से देखते हैं बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट? आप देखिए, वहां पे जो दो गढ़ बने थे इस्लामिज्म के, एक तो ईरानियन रेवोल्यूशन जब बनी तो उन्होंने उस इस्लामिक स्टेट मॉडल को सारे मुसलमानों में बल्कि सारी दुनिया में फैलाना शुरू किया। तो ये शुरू ईरान से हुआ एक्चुअली। सऊदी अरेबिया एक पुरानी वहाबी स्टेट थी, लेकिन वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव नहीं थे। जब ईरान ने ये किया तो लगा उन्हें सऊदी अरेबिया को कि हमारी जो लीडरशिप है मक्का मदीना पे और ये वो शायद ईरान उसको चैलेंज कर रहा है, तो उन्होंने फिर अपनी तरफ से एक एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी पोजीशन ली और उसके बाद सारी दुनिया में एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज मसाजिद के जरिए और इस तरह किताबों के जरिए, टीवी तो नहीं थे होते, ये वीडियो के जरिए फैले। ये मेरी जो किताब है ना, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, उसमें मैंने ये सारी डिटेल्स दी हैं कि ये कैसे दुनिया में फैले जी। तो लेकिन अब देखें, सऊदी अरेबिया ने अपने आप को उससे हटा लिया जी, और जब सऊदी अरेबिया उससे विड्रॉ करेगा तो जो इंस्पिरेशन रही है जहां से ये एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में आई थी, एक तो ईरान का इन्फ्लुएंस था ना, लेकिन पाकिस्तान प्रीडोमिनेंटली एक सुन्नी मुल्क है जी, तो वो एक छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। सुन्नियों में ये आया वहाबी सोच के जरिए। अब क्योंकि सऊदी अरेबिया ने उसको डिसोन कर दिया है और वो एक मॉडर्न किस्म का सऊदी अरेबिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये लिबरल सोच और जरा टॉलरेंट किस्म का इस्लाम जो है ना वो इंटरप्रिटेशंस आए, बल्कि हो भी रहा है। तुर्कों ने शुरू की थी कि जो हदीस है ना, उनके बीच में से जो ऐसी हदीस हैं जो आज के टाइम में फिट नहीं होती, उनको निकाल के सिलेक्टेड हदीसें लाई जाएं जो मॉडर्न दौर में भी काम आ सके। ठीक है,
तो ये प्रोसेस तुर्क कर रहे थे, फिर एर्दोगान जो है वो दोनों तरफ ही है, मतलब क्योंकि अतातुर्क ने एक सेकुलर स्टेट बनाई थी, उसको खत्म नहीं कर सकते जी। और इस्लामिज्म की वो जो कोशिश करते रहते हैं उसकी लिमिट्स हैं। ईरान यानी सऊदी अरेबिया में रिवर्स गियर नहीं लग सकता, आई एम कन्विंस्ड अबाउट दैट। लेकिन बाकी मुल्कों में इन्होंने रिवर्स अपना गियर लगा, पाकिस्तान में लगा बिकॉज ऑफ द अफगान जहाद। तो अब मुझे लगता है, और पाकिस्तान के अंदर भी अब एक, जब मैं गया था और 9 हफ्ते मैंने पब्लिक ऑडियंसेस को 27 पब्लिक ऑडियंसेस इन 9 वीक्स, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, सिंध, सरगोदा, जैसे यहाँ मुझे लोग बुला रहे हैं वहां पे भी लोगों ने बुलाया। तो अब मेरी बात और उन लोगों की बात जो समझते हैं कि पाकिस्तान को भी एक किसी किस्म का सेकुलर स्टेट ही होना चाहिए, आप सिंबॉलिकली उसे मुस्लिम स्टेट कह सकते हैं, लेकिन वो जो है ना पुरानी किस्म की लॉज अगर वो होंगी तो फिर पाकिस्तान एक जमहूरी की तरफ नहीं जा सकता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्लास्फेमी के बारे में हमेशा होता है कि वो आउटडेटेड है, जिसको, लेकिन जो लोग ये बोलते हैं उनकी वहां पर उनका मर्डर किया गया, तो यही तो मसला है कि मैंने कहा है कि अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने जमहूरी एक स्टेट बनाना है जी, तो ये ब्लास्फेमी लॉ खत्म होनी चाहिए जी। हाँ जी, उसके लिए अब कैसे किसी को तैयार किया जाए जी, वहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे सोच रहे हैं इसके ऊपर जी कि इसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत हुआ है। इतना नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हाँ जी, वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल पे है। तो जब आपकी इकोनॉमी तबाह हो जाए जी, तो फिर सोचने पे लोग मजबूर हो जाते हैं जी। सही बात है। तो मेरी ऑप्टिमिज्म यही है कि अगर अकल को इस्तेमाल किया जाए तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान कायम रहे, पाकिस्तान खत्म हो जाए, मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन मेरे बस में तो नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान तभी नॉर्मलाइज हो सकता है कि अपने नेबर्स के साथ ये अच्छे रिलेशन रखे, हिंदुस्तान खास तौर पे, और ट्रेड की जाए जिससे जो कंज्यूमर है जिसके पास लिमिटेड पैसे हैं वो अपनी चॉइस से सस्ती चीज खरीदे और अच्छी चीज खरीदे। तो ये मेरी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में और फंडामेंटलिज्म का दुनिया में जो रोल रहा है वो आफ्टर द कोल्ड वॉर वो खत्म हो गया है जी। लेकिन वो सोच क्योंकि तब पैदा हुई थी और उसका असर इतना फैल चुका है, उसको खत्म करते करते वक्त लगेगा। ऐसा लगता है शायद इसिस का भी थोड़ा इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है क्या? तो पाकिस्तान में वो जो आईएसआईएस है उसका कोई वजूद नहीं है, यहाँ पर भी कोई इतना वजूद नहीं। वो तालिबान तक है जी, तालिबान का, क्योंकि वो पख्तून है जी, तो हमारे पख्तून इलाके में भी है, तो तालिबान का इन्फ्लुएंस है जी। लेकिन तालिबान और आईसिस का भी एक कॉन्फ्लिक्ट है जी, अल-कायदा का भी उनसे कॉन्फ्लिक्ट है जी। तो आईसिस पैदा कहाँ से हुई, किसने की? मैंने अमेरिकन सीआईए के बंदों को सुना कहते हुए कि हमने वार्न किया था कि आप सद्दाम हुसैन की हुकूमत को ना गिराएं, उसमें कोई ना वो इस्लामिस्ट है ना कोई ये वॉर वो इस किस्म की डिवाइसेस बना रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट बुश पर्सनल वेंजेंस एक थी उनकी कि आई वांट टू डिस्ट्रॉय सद्दाम हुसैन। वो जब उनके फौज तबाह हुई और फौज में ज्यादातर सुन्नी थे क्योंकि सद्दाम हुसैन सुन्नी थे, लेकिन फिर शिया टेक ओवर जब हुआ तो वही आर्मी फिर आईएसआईएस में तब्दील हो गए। किसने किया उनको इन्फ्लुएंस? बहुत थेरीज इनके ऊपर कि वेस्ट ने भी किया, बट आई हैव नो एविडेंस। लेकिन आईएसआईएस में हेल हैज नो फ्यूचर एंड ये जो है ना वायलेंट इस्लाम आल्सो हैज नो फ्यूचर। ये कब खत्म होगा ये एक और बात है जी। सऊदी अरब की भी बात नहीं की, तो अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट मेरे ख्याल से वो भी काफी अच्छी है कि जिसका जिक्र करना चाहिए कि मक्का और मदीना और सऊदी अरब में जो नॉन मुस्लिम को एंट्री नहीं थी, तो अभी वहाँ एंट्री और वीजा देने का वो उन्होंने कुछ शायद डिसीजन लिया और सोच रहे देने का। इसके खिलाफ यहाँ
भारत में भी कुछ लोगों ने आवाज उठाई, शायद पता नहीं पाकिस्तान में भी उठाई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से काफी अच्छा कदम है कि अगर नॉन मुस्लिम को वहां पर आने के लिए वीजा और परमिशन देते हैं तो अपने आप में एक लिबरल अप्रोच होगा। और जी अभी और एक बात है कि पाकिस्तान की अब हम बात कर रहे हैं और आपने जो तबाही के बारे में बात की, तो आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान तबाह, तो कोई नहीं चाहता, कोई भी मुल्क के बारे में हम यही सोचेंगे। ठीक है। फिर आप पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ 71 में जी, उसकी तरफ आप किस तरीके से, उसका आप क्या एनालिसिस करते हैं, और आइंदा ऐसा न हो उसके लिए आप किस तरीके से इसकी तरफ देखेंगे? देखिए, एक तो है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक मुल्क बनेंगे, ये पहले दिन से ऐसे नहीं था। मसलन अल्लामा इकबाल ने जब 1930 में ये आइडिया दिया मुस्लिम स्टेट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जी, तो उसके अंदर ना बंगाली मुसलमान थे, ना महाराष्ट्र के थे, ना यूपी के थे, सिर्फ जो आज का पाकिस्तान जी, है। जी। तो दैट वाज ओनली 22% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ओके। चौधरी रहमत अली जिसने PAKISTAN बनाया, P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिया यानी फ्रंटियर, K फॉर कश्मीर, इस्तान फॉर सिंध एंड बलोचिस्तान। ओके। उसकी स्कीम में भी बंगाल का कोई जिक्र नहीं था जी। लेकिन आखिर में जब पार्टीशन की ये बात चली आगे, तो देखें जिन्ना साहब ने जब कहा कि हमें मुसलमानों को अलग मुल्क वहां बनाना है जहां पे मुसलमान अक्सरियत में है, तो फिर पंजाब से जो सिख लीडरशिप थी उन्होंने कहा कि पंजाब के उन इलाकों में जिसमें हिंदू सिख मेजोरिटी में है, डिस्ट्रिक्ट्स में, हम नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में हो। और बंगाल में फिर हिंदू महासभा ने और कांग्रेस ने कहा कि अगर सारा हिंदुस्तान तकसीम होता है मजहब की बुनियाद पे तो फिर बंगाल भी होना चाहिए जी। तो इस तरह ये पार्टीशन हुई, दो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस की पार्टीशन हुई और हिंदुस्तान हिंदू मेजोरिटी जो मुल्क था उसकी भी पार्टीशन हुई जी। यानी माइनॉरिटीज ने मेजोरिटीज से अपनी पार्टीशन करवाई। जी। राइट और रॉन्ग इज नॉट द इश्यू। तो अब ये था कि पावर सेंटर इस मुल्क का क्या होगा। सारी आर्मी, सारी ब्यूरोक्रेसी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे भी नहीं, बिजनेसमैन, वो सारे वेस्ट पाकिस्तानी थे जी। और इन्होंने मेजॉरिटी अलबत्ता फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान आज के बांग्लादेश की थी, तो उनके साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ, ना इकोनॉमिकली ना सोशली जी। और उनकी रिप्रेजेंटेशन स्टेट सर्विसेज में भी बहुत नॉमिनल थी जी। तो जब पहला इलेक्शन देखे ना, पाकिस्तान बनने के बाद पहला जनरल इलेक्शन फ्री एंड फेयर, उससे पहले इलेक्शन होते थे प्रोविंशियल, नेशनल इलेक्शन कभी नहीं हुआ। पहला इलेक्शन जब हुआ तो सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग मेजॉरिटी में आ गई जी। और उसको पूरा हक था डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मुताबिक कि वो हुकूमत बनाए। वो फिर वेस्ट पाकिस्तान में उसको माना नहीं गया और मिलिट्री एक्शन हुआ। उस मिलिट्री एक्शन में फिर 1 साल सिविल वॉर होती रही। सिविल वॉर में फिर आखिर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई जी। और इस तरह पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया। 65 वॉर में अगर इंडिया चाहता तो वो सिर्फ दे कुड हैव वॉक्ड इनटू ईस्ट पाकिस्तान क्योंकि वहां पे कोई भी हमारी डिफेंस फोर्सेस नहीं थी लेकिन तब नहीं किया उन्होंने। 71 में जब बंगाली पाकिस्तान के खिलाफ हो गए और वो आजादी चाहते थे या अलग होना चाहते थे और ये सिविल वॉर हुई तो फिर इंडिया ने इंटरवीन किया उस जंग में। जी जी। तो पाकिस्तान का मसला ये है कि मुस्लिम लीग की सोच 47 से पहले ये थी कि हिंदू मेजॉरिटी में है लिहाजा हम उस मेजॉरिटी के साथ नहीं रह सकते जी। जब पाकिस्तान बन गया तो बंगाली मेजॉरिटी में थे तो उसका भी रिजल्ट ये निकला कि बंगालियों के साथ हम नहीं रह सकते जी। तो ये है ट्रेजेडी। तो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था ना, उर्दू लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज के तौर पर, और बंगाल में तो कोई उर्दू जानते नहीं, बोलते नहीं, तो वो कभी भी नहीं बोलते। जी जी, इनकी तरफ से ये सारी चीजें मिस हैंडल हुई हैं जी। एक के बाद एक गलतियां जो है वो फाइनली ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान की वजह बनी। जी जी जी।
कि और एक सवाल ऐसा है कि आप देखते हैं पूरी दुनिया में कभी ऐसा एक वेव्स आते हैं और जिनको हम कहते हैं कि रिएक्शनरी सोच रखने वाले जी जी पावर में आते हैं। अभी कुछ यूएस में ट्रम्प आए थे, जी फ्रांस में या कुछ अलग अलग मुल्कों में वेव जैसा ही आया था। तो पूरा वो ज्यादा दिन टिकता है ऐसा लगता नहीं, लेकिन फिर भी बार बार ये बात आती रहती कि कई मुल्कों में इस तरह के, क्या है, सिर्फ 2-4 मुल्कों का सवाल नहीं, पूरी दुनिया में एक जिसको हम कहेंगे कि लिबरल सोच या डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले, इक्वालिटी की तरफ जाने वाले जी उनकी तादाद कैसे बढ़े। और रिलीजन अपने आप में एक अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते हैं लोग, लेकिन रिलीजन को पॉलिटिक्स का मुद्दा न बनाए। तो ये सारी बातें आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज। आप तो साउथ एशियन के प्लेटफॉर्म पर भी ये सारे सवाल को देखते हैं। तो पूरी दुनिया में इस तरीके का एक अच्छा माहौल हो और जो रिएक्शनरी फोर्सेस है उससे हम दुनिया को कैसे बचाएं, इसके बारे में आप कुछ बात रख सकोगे? देखें, मेरे ख्याल से इंसानियत की बका, हाउ टू ब्रिंग ह्यूमैनिटी टुगेदर, तब भी हो सकती है कि जो डिवाइसिव फैक्टर्स है ना जी, मजहब, जुबान, इनसे आजाद होके इंसानियत पे जोर दिया जाए जी, और वो उसे कहते हैं सेकुलरिज्म जी, कि स्टेट सबकी प्रोटेक्टर होनी चाहिए जी, और मजहब हर एक का प्राइवेट फेथ है जिसको वो पब्लिकली भी प्रैक्टिस कर सकता है एज एन इंडिविजुअल, और एज ए कम्युनिटी भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिक्स की बुनियाद आप ये बनाएंगे तो वो पॉलिटिक्स जो है फिर मजहब को पॉलिटिसाइज कर देगी और उसकी स्पिरिचुअलिटी की बजाय वो पावर गेम का हिस्सा बन जाएगा। जी, जी। तो ये वाकई जैसे आप बता रहे हैं अमेरिका में भी हो रहा है, एक पॉपुलिज्म की वेव चली हुई है। ये कब तक लास्ट करेगी ये हम नहीं जानते, लेकिन यूरोपियन मुल्कों में भी, बेल्जियम जैसे मुल्क, बिल्कुल ये है। उसमें ये भी है कि जब इतने फॉरेनर्स आ जाते हैं और वो अपना कल्चर अलग उनका होता है और वो क्लैश करते हैं होस्ट सोसाइटी से, तो वहां पे भी टेंशन पैदा होती है। तो वो सारा ये हिस्टोरिकल प्रोसेस जो है जी, ये इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स, रिस्पॉन्सिबल सोचने वाले लोगों का ही काम है। जी, जी। कि फ्री प्रेस भी होनी चाहिए, डिसेंटिंग वॉइस की जगह भी होनी चाहिए, ताकि हम इन सब चीजों को एक्सप्लेन करते रहें कि भी इसमें नुकसान क्या है और फायदा क्या है। जी, जी, जी। तो ये मैं समझता हूँ एक वेव आई हुई है जी। कितनी देर ये लास्ट करेगी वी डोंट नो जी, लेकिन होपफुली इन सब चीजों के बाद एक स्टेबिलिटी, एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था यूएन चार्टर की बेस पे, और उसी की बुनियाद पे जो असूल बने कि हर स्टेट सॉवरन है, हर स्टेट की इंटरनल मैटर्स में कोई एक्सटर्नल पावर इंटरवीन नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी चीज थी जी, क्योंकि उससे पहले तो दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस कॉलोनियल पावर्स ही होती थी ना, सारे अफ्रीका एशिया को करते थे लोग। तो उसके बाद मिलिट्री इंटरवेंशन और ऑक्यूपेशन जो है वो इलीगल, अनलॉफुल करार दे दी गई। मैंने खुद सुना है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन कोफी अनान को कहते हुए कि द इन्वेजन ऑफ इराक वाज अनलॉफुल। तो ये आज का इंटरनेशनल लॉ है कि यू कांट इंटरवीन एंड हाँ जी, लेकिन होता है चैलेंज करने जैसा ही है। इंटरवेंशन करने में सोवरेनिटी चैलेंज करने जैसा डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये आप कर नहीं सकते, लेकिन होती जरूर है क्योंकि दुनिया में पावर एसिमेट्री है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो एक नहीं है ना। तो जब तक सारी दुनिया में एक जनरल इक्वालिटी भी नहीं होगी, यानी हिंदुस्तान अब एक मेजर इकोनॉमी और एक मेजर पावर बनता जा रहा है जी, इसको पॉजिटिवली भी देखा जा सकता है कि जो एक था ना यूनिपोलर वर्ल्ड, उसको अब चैलेंज करने के लिए एशिया से भी पावर्स आ रही हैं जी। अब मसला ये है कि इंडिया और चाइना की जो टेंशन है जी, अगर ये थ्रू डायलॉग अपना बॉर्डर रिजॉल्व कर लें जी, तो फिर यहाँ पे बहुत तरक्की होगी जी। और पाकिस्तान और इंडिया का भी इसी ट्रायंगल में होगा जी। ये ट्रायंगल जो है ना, जिस दिन ये ठीक हो गया, एशिया की पूरी जो है ना हिस्ट्री बदल जाएगी। और अमेरिकन अपनी डेमोक्रेसी के साथ जो चाहे करते रहे, हमें उससे क्या है, हमें उससे क्या है। आफ्टर ऑल उनकी राइट टू बेयर आर्म्स है ना, तो उसके जरिए वो गन कल्चर है वहां पे, तो उनकी डेमोक्रेसी में ये कत्लेआम लोगों का होता रहता है हर साल।
तो इतनी भी वो कोई ग्रेट डेमोक्रेसी नहीं है। वरना जहाँ पे स्टेट आ जाती है, व्हाई शुड आई कैरी अ गन, मेरी प्रोटेक्शन तो स्टेट को करनी चाहिए। राइट। तो अगर आप ये दे देते हैं राइट टू बेयर आर्म्स, इसका मतलब है, और उसका मिसयूज होता है। हम ही नहीं है जो लॉ देखते हैं कि वो जो है ब्लेसफेमी लॉ, वो एक उसके रिजल्ट नेगेटिव है और हमने ठीक कर रहे, अमेरिका नहीं कर रहा, गन लॉज को नहीं बदल रहे। तो ये इस किस्म की जो है ना, शायद वो गन लॉज के बारे में ये भी तो होगा कि वो गन बनाने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका कुछ प्रेशर होगा। नहीं, वही है सबसे बड़ी लॉबी जो अमेरिका में है, वो कहते हैं द नेशनल राइफल एसोसिएशन जी। उसकी लॉबी इतनी ज्यादा है कि वो हर जगह उसको नाकाम बना देते हैं। राइट। तो इसी तरह जो फंडामेंटलिज्म है, ये चाय पीने वालों का काम नहीं है, ये कहीं पानी, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ पावर वो लोग करवाते हैं। जी जी। आम बंदे का तो काम ये है कि मुझे 3 वक्त का खाना मिले, बच्चों का कोई फ्यूचर बने। सो 98% ऑफ द पीपल हैव द सेम इश्यूज जो हिंदुस्तान में भी हैं, स्वीडन में भी हैं, पाकिस्तान में भी है, म्यांमार भी है। सो दैट्स द वर्ल्ड। अभी राइफल की बात की तो सिर्फ राइफल का ही नहीं सवाल, तो ये पूरी एक वेपन इंडस्ट्री है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, उसका एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तो मुझे एक किस्सा याद है, मैं आई विल लाइक टू शेयर इट। तो मैं लाहौर गया तो वहां पर वो मिलिट्री डे था, मेरे ख्याल से सितंबर की कोई 8 तारीख या विक्ट्री डे 6 सितंबर। तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने वहां किसी से पूछा कि भाई ये आप विक्ट्री डे मना रहे हैं, मिलिट्री डे मना रहे, तो इसके पीछे उसकी वजह क्या है? तो उन्होंने मुझे कहा कि 1965 में जो वॉर हुआ था, तो वहां पाकिस्तान जीत गया था इंडिया के साथ वॉर कर। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि हम तो ये मानते थे कि इंडिया जीत गया है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? तो बोले वो कश्मीर का पुंछ का इलाका है, वो पूरा हम वहां पर अंदर घुस गए। तो हम तो यहाँ लाहौर तक पहुंच गए थे, हमारी इंडिया की आर्मी। बाद में मुझे एहसास हुआ, बाद में मैंने 2-4 जगह पे कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि न पाकिस्तान जीता न इंडिया जीता, ये जो वेपन बनाने वाले वही जीते। मिराज विमान फ्रांस का एरोप्लेन और वही एरोप्लेन हमारे भी पास था, दोनों को बेचा, लड़ो तुम। अभी तो डेमो होते जो इराक, या तो ये जो सारे इंसिडेंट्स हुए, तो कैसे हम नए नए वेपन बनाते उसका डेमो ही था। तो ये जो एक मार्केट है, तो पूरा ग्लोबल पीस के खिलाफ ये जो मार्केट है, तो इसका एक लोगों को अपने आप में एक अवेयरनेस आकर पीस की तरफ हम पूरे इसको कैसे लेके जाएंगे। बॉर्डर के सवाल है कि बॉर्डर तो होगी, बॉर्डर होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए, लेकिन सॉफ्ट बॉर्डर होनी चाहिए। अभी हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने, पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने में लोग काफी चाहते हैं कि एक दूसरे से मिले, जब भी जाते हैं तो एक दूसरे के बारे में काफी अच्छा सोचते हैं, लेकिन दोनों तरफ आने जाने के लिए इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इसको कैसे कम करें। तो कैसे पूरी दुनिया में जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर तो रहेगी, लेकिन बॉर्डर में एक दूसरे के पास आना जाना जरा आसान हो। ये सारी बातें मुझे लगता है कि आज के हमारे नए वर्ल्ड का एक प्रॉब्लम है, और इसकी तरफ जाने के लिए हमें हमारे सोचना है तो भारत और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए, वीजा रिजीम जो है दोनों तरफ वो बहुत, वो क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव है। मैंने कई दफा कहा है कि यार 65 या 70 कोई एज लिमिट लगा दें, कम से कम उनको तो वीजा देना शुरू करें। कहते हैं जी कि इसमें से टेररिस्ट आ जाएंगे। मैंने कहा वीजा लेके जब टेररिस्ट आना शुरू हो जाएंगे, टेररिज्म खत्म हो जाएगी। तो ये जो बात है ना, इसको दोनों स्टेट्स की विजडम से खत्म हो सकता है। समझ उन्हें भी आती है, ये कोई मैंने बड़ी बात नहीं की। वीजा लेके टेररिस्ट कभी आते हैं यार? सही बात, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो दोनों का आना जाना तो ऐसे भी चालू रहता है, वीजा की उनको जरूर नहीं होती। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको तो सारे तरीके आते हैं, वरना टेररिज्म वो कर कैसे सकते हैं? जी। वो तो छुप छुपा के सारा कुछ होता है ना जी। लिहाजा वीजा अगर रिलैक्स कर दिया जाए और आप एक लिमिट लगा दें, वेल 65 के बाद, हैव यू एवर मेट अ टेररिस्ट ओवर 65 years old? नो। ये जवानी की बातें हैं, जब लोग जोश में आ जाते हैं। राइट। और मैंने कहीं कहा भी है कि पाकिस्तान में जो सुसाइड बॉम्बर थे, वो गरीब खानदानों के बच्चे, जिनको
ब्रेन वॉश करके तो आगे इस्तेमाल किया गया। लाहौर के अंदर हर जगह पे ये हुआ जी। और जिन्होंने तैयार किया वो उन्होंने अपने बच्चों को कभी नहीं भेजा, तो गरीबों के बच्चों को पकड़ लेते हैं और उनको इस तरह। तो ये सारा खत्म जब होगा ना, कैसे होगा? एक्चुअली स्टेट्स के पास जो एबिलिटी है ना इन्फ्लुएंस करने की, वो सबसे ज्यादा। तो हमारा मेरी अपील तो यही है कि दोनों स्टेट्स बैठ के इस इशू को रिजॉल्व करें। और कश्मीर के इशू पे मैंने हर जगह, मैंने पाकिस्तान में भी कह के आया हूँ कि द लाइन ऑफ कंट्रोल शुड बिकम द इंटरनेशनल बॉर्डर। इसके अलावा जंग से अगर इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर ले सकता है तो ओके, और अगर पाकिस्तान इंडिया से ले सकता है फिर भी ठीक है, बट बोथ नो कि ये नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकता उसको मान लिया जाए और बॉर्डर पोरस कर दिए जाए, जो आप और मैं कह रहे हैं। जी। और इस तरह जब ट्रेड बनेगी, आना जाना शुरू हो जाएगा, तो जो है ना शकूक वो खत्म हो जाएगा। राइट। जी। काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में पाकिस्तान भी वहां नमाज नहीं पढ़ने देते, यहाँ होता है, ऐसा होता है, वैसा भी कहा जाता है, लेकिन जब तक देखते नहीं तब तक वो पता नहीं चलता। आपने करीबन 25 साल पाकिस्तान और 50 साल स्वीडन में निकाला, तो दो अभी बातें की स्वीडन के बारे में, आप जहाँ पर 50 साल रहे उसके बारे में आप कुछ बताइए कि वहाँ की पॉलिटिकल, वहाँ की सोशल हालात कैसे हैं और कैसा लगा वहाँ का, स्वीडन का आपका स्टे कैसा रहा? देखिए जी, स्वीडन मेरे लिए तो एक बहुत आई कैन नेवर थैंक देम इनफ कि एक बिल्कुल फॉरेनर आया और मेरे पास कोई इतने पैसे नहीं थे, मेरे भाई वहां रहा करते थे, तो मैं अपने डिग्री लेके गया यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन थी कि हम आपको एडमिट कर लेते हैं पीएचडी प्रोग्राम में और आप स्वीडिश जुबान सीखें और उसके बाद 1 साल कोर्सेज में अगर इफ यू डू वेल तो आपको हम स्कॉलरशिप भी दे देंगे। तो वो मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई। वेरी गुड। तो मैंने पीएचडी किया। उस जमाने में इतने लोग बाहर से नहीं थे आए, लेकिन बाद में फिर इजराइल और वो क्या कहते हैं लेबनान की जंग, इजराइल और ये सारी जंगों के बाद फिर रेफ्यूजीज आने शुरू हुए। तो एक इस तरह स्वीडन में अब 5% के इर्द गिर्द मुसलमान हैं। ओके। और ये ज्यादातर ईरान से जो भागे थे ईरानियन रेवोल्यूशन पे, वो पैसे वाले पढ़े लिखे लोग थे। एक जमाने में उन्होंने तुर्कों को स्वीडन ने खुद इंपोर्ट किया था, दे नीडेड वर्कर्स 50s में। और बॉस्निया की जंग के बाद भी लोग आए। अब मैं देखता हूँ ग्रीस से जो लोग आए हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, तो अच्छी अच्छी कम्युनिटीज इनकी हो गई हैं। तो ज्यादातर वो वेलफेयर स्टेट है, सबको उसमें फायदा है। एजुकेशन पे एक पैसा नहीं लगता, बीमारी में एक टोकन आपको करना पड़ता है और महंगे से महंगा ऑपरेशन जो है वो फ्री है। और बच्चे जो हैं जब पैदा होता है तो 15 महीने के लिए द मदर कैन स्टे एट होम और उसको वही तनख्वाह मिलती है जो अपने वो 90% जी जो जब वो काम करती है, और उसको वो चाहे तो उसको हाफ करके वो 15 + 15 30 महीने तक घर रह सकते हैं। वहां पे रिवाज है कि बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़ के मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं। तो मैंने देखा सब उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, मुसलमान भी हो जाते हैं, हिंदू सिख सारे करते हैं, क्योंकि 2 इनकम इज ऑलवेज बेटर देन 1 इनकम। राइट। तो स्वीडन एक कामयाब आप कह सकते हैं वेलफेयर स्टेट है, एक मॉडल है। राइट, जो हम भारत और पाकिस्तान दोनों हम भी चाहते हैं कि उस तरह सकते हैं। जी जी जी। और वो इसलिए कि उन्होंने 1812 के बाद कोई जंग नहीं लड़ी जी। दे हैव केप्ट आउट ऑफ ऑल वॉर्स। उससे पहले स्वीडन गरीब मुल्क था जी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगाई और आज वो हाई टेक में दुनिया के लीडिंग नेशंस हैं। एक छोटा सा मुल्क, उनकी सिर्फ पॉपुलेशन 10 मिलियन है और साइज जो है वो पाकिस्तान का आधा जो है ना, इतना बड़ा मुल्क है वो। ओके। लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सारा कुछ इस तरीके से बहुत मिलिट्री कितनी वहां पर?
वेरी लिटिल, बहुत कम होगी वहाँ। नहीं, वहां पे पहले मिलिट्री तो थी कि सबको करनी पड़ती थी वो मिलिट्री सर्विस, साल 2 साल। हाँ, राइट। वैसे मिलिट्री का साइज बहुत छोटा था, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद अब फिर उन्होंने मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा दी है और नेटो में कोशिश कर रहे हैं आने की जी। तो अब मिलिट्री की तरफ उनका भी डायरेक्शन आ गया। पहले तो वो बिल्कुल इससे बाहर रहते थे जी। ये लेटली हुआ है जी, आफ्टर द रशियंस इन्वेडेड यूक्रेन, उससे पहले नहीं। अब तो वो नेटो का मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने इतने जो 75 साल आपके पूरे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और उसके बारे में आपका जो पूरा उसका निचोड़ है पूरा वो आपने आपकी किताबों में लिखा है जी। तो उस किताबों के बारे में आप थोड़ा बताइए और फिर वहां पर हम इस इंटरव्यू को पूरा करेंगे। वैसे तो मेरी 9-10 किताबें हैं जी, लेकिन कुछ किताबों के ट्रांसलेशन भी हो चुके हैं जी, हिंदी में, गुरमुखी में, उर्दू में जी। अब तो शायद मराठी में भी होने वाले हैं। सो उनको अगर ना गिने लेकिन ओरिजिनल किताबें देखें तो शायद 9 या 10 है मेरी जी। तो उनमें से आज की गुफ्तगू के लिए 3-4 किताबों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक तो है मेरा डॉक्टरल थीसिस, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट एन एनालिसिस ऑफ द आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी इन पाकिस्तान। उसमें मैंने पाकिस्तान में जो बहस सी कि पाकिस्तान किस किस्म की स्टेट होना चाहिए उसकी 9 पोजीशंस को मैंने एग्जामिन किया है जी। एक पोजीशन है कि सारा कुछ कुरान और रसूलुल्लाह और खुलफाए राशिदीन के दौर में हो चुका है, आज की स्टेट जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करे उन्हें जी। जमहूरियत की कोई जरूरत नहीं और वेस्टर्नाइज कुछ नहीं। फिर एक पोजीशन है मौलाना मौदूदी की जो उनसे इस तरह मुख्तलिफ है कि जहां कुरान चुप है तो वहां पे ह्यूमन एफर्ट से आप लॉ ला सकते हैं, लेकिन लॉ जो है वो कुरान और सुन्नत की स्पिरिट में हो। इस तरह करते 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 जमहूरियत के हक में जी। और आखिरी पोजीशन जो है वो जस्टिस मुनीर की थी जी। जहां पे वो रसूलुल्लाह की एक हदीस कोट करते हैं कि जब मैं आपको कहूं दुनिया के मुतल्लिक कुछ तो मैं एक इंसान हूँ, लेकिन जब मैं स्पिरिचुअलिटी के मुतल्लिक कुछ बताऊं तो मुझे फॉलो करो। तो जस्टिस मुनीर का कहना है कि रसूलुल्लाह ने खुद सेकुलर और स्पिरिचुअल को डिवाइड कर दिया है, इसलिए पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट भी हो सकती है। तो ये मैंने दिखाया है कि एक स्टेट तो बना ली लेकिन उसकी कोई एक विजन नहीं है। जैसे लोग हैं उस किस्म के वो आर्गुमेंट ढूंढ लेते हैं जी। डेमोक्रेटिक भी ढूंढ लेते हैं और सेकुलर तक भी ढूंढ लेते हैं बाय कोटिंग समथिंग फ्रॉम द इस्लामिक सोर्सेस। और जो कहते हैं कि बिल्कुल कानून नए बनाने की जरूरत नहीं है वो भी उन्हीं सोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैं समझता हूँ किताब जो है बहुत लोगों ने पढ़ी और सोशल साइंस जो इंडेक्स में है उसमें आज तक उसको मैं देखता हूँ लोग रिफर करते हैं। तो उसके बाद और किताबें हैं जिनका मतलब रेलेवेंट है बट वी कैन नीड नॉट टॉक अबाउट देम। उसके बाद हम ये पंजाब की जो है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस अनरेवलिंग द 1947 ट्रेजेडी थ्रू सीक्रेट ब्रिटिश रिपोर्ट्स एंड फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स। बात यह कि पार्टीशन ऑफ पंजाब पे जो गवर्नर ऑफ पंजाब थे ब्रिटिश और चीफ सेक्रेटरी उन सब की रिपोर्ट्स 14 अगस्त को खत्म हो जाती है, लेकिन जो मेजर कत्लेआम हुआ है वो तो उसके बाद हुआ है और दोनों तरफ से अनवांटेड माइनॉरिटीज को निकाल दिया गया। हमारी तरफ से हिंदू और सिख भगा दिए गए या मार दिए गए और ईस्ट पंजाब से मुसलमान भगा दिए गए और मार दिए गए। तो दोनों तरफ अब आपको ना हिंदू सिख हमारी तरफ मिलता है ना इधर मुसलमान मिलते हैं, टोकन कहीं मिल जाते हैं, एक एक दो दो, वो तो हर जगह हो जाता है। तो वो किताब जो है मैं समझता हूँ मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल, एम्पिरिकल चैलेंजेस थे, मेथोडोलॉजिकल, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं, व्हाट अबाउट द पीपल। फिर मैंने दोनों तरफ जाके, दोनों पंजाब में जाके इंटरव्यू किए और जहां जहां पंजाब के लोग थे यूके में, सिंगापुर में,
स्वीडन में, यूएसए में, जहां जहां मैं ट्रैवल भी किया तो वो किताब को 2 अवार्ड भी मिले हैं पाकिस्तान में, और बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड। वेरी गुड। उसके बाद जो किताब आज रेलेवेंट है, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, कि क्यों पाकिस्तान एक में मिलिट्री जो है उसकी क्या कहते हैं डोमिनेशन हो गई जी। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु सेज के पहले दिन से थी। मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम के फेलियर की वजह पे आर्मी एज ए सेवियर आई, और जब सेवियर आई तो फिर उसका एक इंटरेस्ट हो गया पॉलिटिक्स के अंदर, और वो बाद में उनके पास वीटो पावर आ गई जी। हाँ जी, बट दैट इज अ प्रोसेस। तो वो किताब भी बहुत दुनिया में मानी गई है, और पाकिस्तान का जो होता है ना सिविल सर्विस एग्जाम, उसमें कई दफा उसमें सवाल भी आ चुके हैं। तो थर्ड जो ये है, जिन्ना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, इसे हिंदुस्तान में बेस्ट इंग्लिश नॉन फिक्शन बुक अवार्ड मिला है 2021 में। वैल्यू ऑफ वर्ड्स एक है देहरादून बेस्ड आपकी कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्टिवल वहां पे होता है। जयपुर में फेस्टिवल तो होता है लेकिन अवार्ड नहीं मिलते जी। तो ये अवार्ड भी देते हैं। तो आई एम द ओनली ऑथर फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट जिनमें दोनों मुल्कों से मुझे मेरी किताबों को बेस्ट अवार्ड मिली। आई एम द ओनली वन, दोनों तरफ से मिले हैं। तो उसमें है कि मैंने कोशिश की है कि मेरी पंजाब वाली किताब में मुझे लोग लिखते हैं कि यार अगर आपका नाम ना पढ़े तो वी कैन नॉट मेक आउट कि ये एक हिंदू लिख रहा है या मुसलमान लिख रहा है या सिख लिख रहा है। इतना इम्पार्शली मैंने किया है। वेरी गुड। और जिन्ना साहब पे भी हमने कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं की जी। जो उनकी पॉलिटिक्स थी और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले नेगेटिव, मैं समझता हूँ लार्जली, वो हमने उनके वर्डिंग से और उनके इन्फ्लुएंस से दिखाया है। मेरी एक आर्गुमेंट है, जो दुनिया ने उसको समझ लें तो बहुत उससे फर्क पड़ता है। प्लेटो ऑनवर्ड सब जानते हैं कि द पावर ऑफ आइडियाज होते हैं ना, हम कहते हैं यार एक आइडिया का बड़ा पावर है। मैंने कहा पावर ऑफ आइडियाज इज वन थिंग, लेकिन वो जो उसको क्रिएट करते हैं, वो जब क्रिएट कर लेते हैं और वो पब्लिक का आइडिया बन जाता है तो फिर उनके काबू में नहीं होता कि उस आइडिया को विदड्रॉ कर ले। राइट। तो हो सकता है जिन्ना साहब इस किस्म की स्टेट ना बनाना चाहते, लेकिन हिंदू मुस्लिम डिफरेंस की बुनियाद पे एक स्टेट बन सकती थी ना जी। जब उन्होंने उसकी बुनियाद रख दी तो उसमें फिर वो पार्टीशन हुई, 1 बिलियन लोग मारे गए, 14-15 मिलियन लोग घर से बेघर हुए जी। और पाकिस्तान में फिर उन्होंने कहा कि अगर ये मुल्क बना मुसलमानों के लिए तो फिर ये इस्लाम का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, और उस बहस में आज तक फैसला नहीं हो सका। इसीलिए मैं समझता हूँ रिलीजन की बुनियाद पे स्टेट बनाएंगे तो यू ओपन द पेंडोरा बॉक्स, जिसमें कई चीजें निकल आएंगी और उसमें से फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरी लेटेस्ट किताब है जी। जिसको महल सबसे ज्यादा अटेंशन मिली है। एक तो वीडियो का दौर आ गया, ये जो अपना यूट्यूब का जी, उससे पहले ये नहीं था। और क्योंकि ये पार्टीशन के आई हैव गॉन टू वन ऑफ द मेन प्लेयर्स इन द पार्टीशन, जिसमें फिर महात्मा गांधी का रोल भी है, जवाहरलाल नेहरू का भी है, मुस्लिम लीडर्स का भी है। तो वो किताब पूरे पार्टीशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है विद जिन्ना एट द सेंटर। तो ये है मेरी लेटेस्ट। और एक किताब जो उसके बाद आई है वो है प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। वो मेरा पैशन है, सिनेमा एंड म्यूजिक। तो दैट्स द लेटेस्ट। सिनेमा की जब बात आती है तो मुझे अभी भी, हालांकि थिएटर में वहाँ पाकिस्तान में इंडियन फिल्म्स अलाउड नहीं, इसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं देखा करते। इवन सीडी की, मैं जब गया तो सीडी थे, अभी शायद सीडी का भी मार्केट नहीं रहा, लेकिन इंडियन मूवीज वहाँ पर इजीली सभी जगह पर अवेलेबल है, लोग देखते हैं। जिस दिन यहाँ और उसका पूरा इन्फ्लुएंस आज भी दिखता है वहाँ पर, क्योंकि यूट्यूब ने तो वो सारा पूरे बॉर्डर खत्म कर दिया ना। प्रैक्टिकली बॉर्डर्स डोंट मैटर। राइट। द बॉर्डर इज एन आउटडेटेड पार्ट ऑफ द पास्ट। राइट। प्रैक्टिकली तो ये होता नहीं। अब यूट्यूब वाले मुझे दोनों तरफ से, जब से मैं आया हूँ पाकिस्तान से भी मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे भी लोग कर रहे हैं। तो हाउ कैन द बॉर्डर्स बी द बॉर्डर्स दे वर मेंट टू बी वंस अपॉन अ टाइम। हाँ जी, वो बात हो गई है खत्म। लेकिन ठीक है, इधर भी है कि यार
एक्सट्रीमिस्ट टेररिज्म अगर यहाँ होगी तो हम कैसे दोस्ती कर सकते हैं। तो उस पर मेरा स्टैंड है कि वाकई फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड गुडविल। कोई भी टेररिज्म करे, अगर इंडिया वहां पे इन्वॉल्व है और पाकिस्तान इधर इन्वॉल्व है, जब तक ये होगा कोई दोस्ती नहीं हो सकती, और ये मुनासिब बात है। तो ये मेरी किताब जो है इसमें भी लाहौर, कलकत्ता, बम्बई का जो ट्रायंगल है ना, उसमें मेरी आर्गुमेंट है कि क्योंकि अंग्रेज पंजाब में जब आए तो उन्होंने उर्दू में एजुकेशन दी, तो हिंदी या उर्दू बनी, हिंदुस्तानी बनी बॉम्बे फिल्म्स का जुबान, तो पंजाबीज वर ऑलरेडी गुड प्रोनाउंसिएशन, सॉन्ग राइटिंग, ये वो, इसीलिए वो यहाँ पे बहुत आए। तो ये इस किस्म की किताब है, उसमें जो लीडिंग उस जमाने के एक्टर थे, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, स्टोरी राइटर्स, सॉन्ग राइटर्स, मैंने सिर्फ वो हीरो हीरोइन पे नहीं लिखी, इट्स अ बुक ऑन ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। वो जो पूरा दौर था और पंजाब में भी, लेकिन ये पूरा वो जो उसमें खास तौर पर राइटर या गाने लिखते हैं या स्टोरी लिखते, एक उनका एक आइडियोलॉजिकल एक बहुत अच्छा विजन था, इक्वालिटी का था, एक मजहब के उस तरफ जाने का एक टॉलरेंस था। तो वो सारी बातें फॉर्चुनेटली फिल्म में रिफ्लेक्ट होती है, और वो एक बहुत बड़ा पंजाबियों का एक कंट्रीब्यूशन है, शायर लुधियानवी से लेकर बाकी भी काफी। बी आर चोपड़ा साहब की फिल्म जो है, जी धूल का फूल में वो जो गाना है, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ये हिंदुस्तान में ही बन सकती थी फिल्म, और ये एक नेहरूवियन पीरियड था। नहीं सिर्फ हिंदुस्तान में बन सकती थी, नहीं उस दौर में बन सकती थी, शायद आज के दौर में ये भी शायद मुश्किल हो, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। जी अच्छा, और एक बात, हालांकि अभी करीब हम कंक्लूजन पर आए थे, लेकिन फिर भी आपने जस्टिस मुनीर का जिक्र किया, तो मुझे याद है कि जस्टिस मुनीर को एक बार शायद मैंने जो पढ़ा है कि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी थी कि डिफाइन द मुस्लिम्स, क्योंकि जब वो कादियानी या तो अहमदिया के जो प्रॉब्लम्स थे, तो तभी वहां की गवर्नमेंट ने जस्टिस मुनीर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि मुसलमान किसको कहे, और उन्होंने जो उनका कंक्लूजन निकाला था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द मुस्लिम, हर एक फिरके को लगता है कि बाकी के लोग नॉन मुस्लिम है। तो ये जो एक आज भी मेरे ख्याल से वो बात आज भी कायम है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नॉन मुस्लिम करार कर दे, दूसरे ग्रुप। ये जब उन्होंने डिस्कवर किया था, उनसे क्वेश्चन किए थे ना सब उलमा से, तो सब एक दूसरे के खिलाफ और उसका जो रिजल्ट है वो आज सामने आ गया है, जो उन्होंने तब ऑब्जर्व किया था। तो सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिट नहीं है, जो पूरा उनका डायलॉग और उनका कंक्लूजन है वो ग्लोबल है एक हिसाब से। जी बिल्कुल। और जस्टिस मुनीर का ख्याल था कि जिन्ना साहब सेकुलर स्टेट चाहते थे, जी, लेकिन मैं समझता हूँ वो एक सिर्फ एक लेम आर्गुमेंट है। जी, उन्होंने मजहब के नाम पे एक स्टेट बनाई, राइट, और सेकुलरिज्म के बिल्कुल खिलाफ उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो उसके बाद कहना कि वो नहीं थे चाहते, क्योंकि एक स्पीच उनकी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इन द ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन a religious sense because that is a matter of private faith but as citizens of the state। तो बात यह है, फिर इतनी बड़ी पार्टीशन, 1 मिलियन लोग मारे गए, क्यों किया? 14-15 मिलियन लोग घर से बेघर हुए, उसकी क्या जरूरत थी? ये कॉन्ट्रडिक्शन ही है उनकी, कॉन्ट्रडिक्शन है पूरी उनकी। ये मेरी अब किताबों में पहले शायद समझ नहीं थी आती, अब लोगों को समझ आ गई है जी। यू कैन नॉट आर्ग्यू वन वे एंड देन जस्ट द ऑपोजिट एंड से देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। जी। तो मैं साधना की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो बातें की है, मेरे ख्याल से सिर्फ भारत और पाकिस्तान, तो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि हम पीस की तरफ कैसे जाए। हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, उसको सब कायम करते हुए इसको कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा कैसे न बने, और कैसे हम एक दूसरे के साथ जिसको हम कहेंगे को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस पूरी दुनिया में कैसे करें, उसके लिए आपने जो बातें रखी है मुझे लगता है बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है। साधना की तरफ से और पूना के सारे लोगों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। आप लोगों की इस दावत का, आज की इस डिस्कशन के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे पीस का पैगाम जो है फैलाने में आप लोगों की इस
जो है मेहरबानी का भी बहुत रोल होगा। So हमारा thank you very much. जॉइंट वेंचर ये है, हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं, और Yes, sir. काफी लोग ऐसे चाहते हैं। बहुत लोग जो चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट चाहने वाले लोग बहुत कम है, फॉर्चुनेटली। मुझे तो यही लगता है हाँ, कि अगर मुझे चांस दिया जाए तो हर शहर में आई कैन एड्रेस अ पब्लिक राइट रैली फॉर पीस। उम्मीद करते हैं वो भी एक शायद दिन आएगा, वो भी दिन आएगा, वो भी एक जरूर दिन आएगा। आएगा, वो भी एक दिन जी। आएगा। मैं एक शेर रिसाइट करना जी, चाहता हूँ। बिल्कुल, इरशाद। जहीर काश्मीरी हमारे पोएट हुए हैं, यही प्रोग्रेसिव राइटर्स जी। मूवमेंट कहती जी। है। उनका शेर है कि हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिर शब। चिरागे आखिर शब का मतलब है द लास्ट फ्लिकर ऑफ द फ्लेम एट द डेड ऑफ नाइट। ठीक है, हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। क्या बात है, वाह, बढ़िया। एट द एंड ऑफ इट इज नॉट डार्कनेस बट लाइट। तो एट 76 चलो, हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। मराठी में भी एक कविता है, उष्य काल होता होता काळ रात्र झाली, यानी जब सुबह होने वाली होती तो वो जो डार्कनेस होता है सबसे ज्यादा होता है, लेकिन बाद में सुबह हो रही है और उजाला आ रहा है। बिल्कुल सिमिलर, ये वही है, ये यूनिवर्सल आइडियाज है, यूनिवर्सल। ये जो है जी जी, एलेगरी जो है, ये सारी इमेजरी वो यही है। आज बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।